देखिए, कल हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कंप्लीट किया था। फिजिकल चेंज क्या होता है वहां तक कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था। जिसने वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो जाके दोबारा देखे और उसको जानकारी इकट्ठा करें, फिर आगे से इसको देखें। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी जानकारी केमिकल चेंजेस के बारे में देते हैं। देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज एक प्रकार का ऐसा चेंज होता है जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसका क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि आयरन है और उससे क्या हो गया, रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, तो आयरन और रस्ट का जो बिहेवियर होगा दोनों डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाता है कि इसमें जो सब्सटेंस उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, मतलब बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसके प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, मतलब कहा जा सकता है कि एक प्रकार से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जबकि हम फिजिकल चेंज में क्या पढ़े थे? हम फिजिकल चेंज में ये पढ़े थे कि जो सब्सटेंस है उसके बिहेवियर प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब वो पहले भी कागज था तो अब भी कागज है, बस उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। जैसे उसके साइज में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया। ठीक है, उसके वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित हो गया। ठीक है, लेकिन जो उसका बिहेवियर था, जैसे कागज था तो वो कागज ही है। ठीक, और इसमें क्या हुआ, केमिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी, मतलब एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए इसलिए कहा जा सकता है कि जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन, एक एक लाइन एनसीईआरटी का और बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए और चलिए केमिकल change or change with which you are quite familiar in the rusting of iron। देखिए, ये रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहा है। ये क्यों बात कर रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन? इसमें क्यों रस्टिंग ऑफ आयरन की बात है? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है और रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसा प्रोसेस है जिसको क्या होता है, सभी ने देखा है, मतलब एक जनरल एग्जाम्पल, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात किया गया। अब रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है पहले आप समझ लीजिए, फिर इसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई लोहा है, ठीक है, बहुत काफी समय तक वो पानी के कांटेक्ट में रहता है और वो गैसेस जो एयर है उसमें जो गैसेस है उनसे रिएक्शन करके क्या होता है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्म करता है। और जो नए सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको हम क्या करते हैं, रस्ट करते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसको हम रस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें कैच क्या है, इसमें पकड़ने वाली चीज क्या है? इसमें पकड़ने वाली चीज ये है कि आयरन और जो रस्ट है दोनों क्या है, डिफरेंस है। दोनों क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस हो गए। ठीक है, कि आयरन का जो बिहेवियर होगा वो रस्ट का बिहेवियर नहीं होगा, मतलब दोनों के बिहेवियर में चेंज हो गया, प्रॉपर्टी में चेंज हो गया। तो क्या हो गया, एक तरह से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो केमिकल चेंज में हम यही पढ़ेंगे, यही हमको पढ़ना है कि जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो सब्सटेंस है उसके बिहेवियर में चेंज हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। A change with which you are quite familiar is the rusting of iron। ठीक है, if you leave a piece of iron in the open for some time, it acquire a film of brownish substance। This substance is called rust। मतलब आप कोई एक लोहा है, ठीक है, लोहा है, ठीक है, उसको हम कहाँ रख देते हैं, बाहर रख दिया, ऐसी जगह रख दिया जब पानी के या एयर के कांटेक्ट से उसमें क्या होता है, रस्ट, उसमें क्या होता है, मूर्छा, हिंदी में कहते हैं मूर्छा लग जाना। ठीक है, तो मूर्छा लग जाता है। ठीक है, तो वो क्या उसमें क्या होता है, कांटेक्ट क्या होता है, वो रस्ट हो जाता है। और जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन से, वो उसको रस्ट करते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या करते हैं, रस्टिंग करते हैं। ठीक है, बस यही बात है, इसमें वही बताया गया है। अब देखिए, जैसे देखिए अब जैसे आप देखते हैं, जैसे आपके घर में कोई ऐसी चीजें हैं जो काफी समय से पानी और एयर के कांटेक्ट में है, उसमें पानी भी लग रहा है और एयर भी लग रहा है। कुछ समय बाद आप देखेंगे जो उसका कलर है वो धीरे धीरे रेड होता चला जाएगा। ठीक है, रेड होता चला जाएगा और काफी समय तक रहेगा तो रेड होते होते वो टूट जाएगा, मतलब उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें यही होता है रस्टिंग ऑफ आयरन।
पहले जो लोहा क्या होता है, लोहा मजबूत होता है, फिर रस्ट लगेगा तो धीरे धीरे जो उसका स्ट्रांगनेस होगा वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और काफी लंबे समय तक अगर रख दिया गया तो एक ऐसा समय आएगा कि वो पूरी तरह से भुरभुरी हो जाएगी, उसकी क्षमता जो स्ट्रांगनेस की है पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यही है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें कैच, इसमें पकड़ने वाली चीज क्या है, इसको देखिए यही कैच होता है, इसको स्टूडेंट को तुरंत पकड़ना चाहिए कि इसमें स्टूडेंट को तुरंत पकड़ना चाहिए कि रस्ट इज नॉट आयरन। देखिए जो रस्ट है वो आयरन नहीं है तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि आयरन से इसमें किसका फॉर्मेशन हो रहा है, रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और आयरन क्या है, रस्ट नहीं है, रस्ट क्या है, आयरन नहीं है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी बिहेवियर में चेंज आ गया, मतलब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, इसमें क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आएगी नहीं, चलिए आगे चलिए। अब देखिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड। ठीक है, वही फॉर्मेशन हुआ रस्ट का, वो क्या है, आयरन से डिफरेंट है, इसलिए केमिकल चेंज है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, मतलब एक वायर के शेप का एक मैग्नीशियम लेना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, क्लीन कर देना है, सैंड पेपर से उसको क्लीन कर देना है। ठीक है, फिर क्या करना है, ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। अब जब जैसे कि मान लीजिए ये आपका है, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करिए, कैंडल के पास ले जाइए और इसको जलाइए। जब आप इसको जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें ब्रिलियंट व्हाइट, ठीक है, फ्लेम निकलेगा, जैसे कि व्हाइट मतलब व्हाइट कलर का एकदम चमकता हुआ वो निकलेगा, फ्लेम निकलेगा। ठीक है, वही ये है, देखिए यहाँ फिगर भी दिया है, देखिए इस तरह का जो है उसमें उससे क्या निकलेगा, फ्लेम निकलेगा। ठीक है, ठीक, यही बताया गया मैग्नीशियम रिबन बर्निंग पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइए, अब देखिए when it is completely burned it leave behind a powder ash। अब देखिए जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, एश निकलेगा, एश मतलब राख निकलेगा। अब आगे ये क्या कर रहा है, does the ash look like the magnesium ribbon? no, मैग्नीशियम रिबन अलग हो जाएगा और वो जो एश है अलग हो जाएगा, क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन है तो कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया, चलिए अब देखिए द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा हम इस चेंज को समझने का और प्रयास करते हैं। अब मानिए मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने बर्न किया। ठीक है, जब हमने जलाया तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके साथ ये क्या किया, रिएक्शन कर गया। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन कर गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब देखिए मैग्नीशियम रिएक्ट किया एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम डिफरेंट सब्सटेंस है और मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफरेंट सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ जिसका बिहेवियर और कैरेक्टर और नेचर कुछ भी कर लीजिए उसका चेंज हो गया, मतलब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, तो जाहिर सी बात है उसका बिहेवियर नेचर चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे। अब आगे क्या कर रहा है, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये अभी आपका क्लास 7 है तो इसको मैथमेटिकल इसको मतलब सेट नहीं किया गया, तो इसलिए अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आगे जब जाएंगे इसको बैलेंस किया जाता है, वो आगे कक्षा में आपको बताया जाएगा। चलिए अब चलिए कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो मैग्नीशियम रिबन आपने जलाया था उसका जो एश निकला था उसको क्या करिए, एक स्मॉल अमाउंट उसको कलेक्ट करिए और उसमें क्या करिए, कुछ पानी डालिए। ठीक है, कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब उसको कलेक्ट करिए और थोड़ा सा पानी डालकर उसको क्या करना है, एक पर सॉल्यूशन बनाना है, उसको पानी मिलाकर बनाना पेस्ट टाइप का। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। अब उसको क्या करना है, टेस्ट करना है कि वो कौन सा एसिडिक है या बेसिक है। ठीक ठीक, डज द मिक्सर टर्न रेड लिटमस ब्लू,
Does the litmus turn blue? Litmus blue. On the basis of this test, how do you classify the aqueous solution acidic or basic? ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि इसका जो नेचर होगा ना बेसिक होगा, ठीक है। और इसमें कैसे होगा आगे देखते हैं। On dissolving the S in water, it form a new substance. New substance form मतलब सीधे कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। This change can be written in the form of following. चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या उससे वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक। अब दोनों क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड है इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक है। अब बेसिक नेचर होने के लिए क्या होता है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको रेड लिटमस पेपर पर डालें तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है, बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड ऑन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर, ठीक है, न्यू सब्सटेंस है, सीधी बात है। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिक नेचर हो रहा है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में जब हम मिक्स किए तो इससे क्या बना? न्यू सब्सटेंस बना जो कि पुरानी सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब जो उसका मतलब जो उसका नेचर कैरेक्टर था वो बिल्कुल चेंज हो गया। न्यू सब्सटेंस का फंक्शन तो कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया, और ये इसका नेचर क्या है? बेसिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सब्सटेंस फॉर्मेड बाय द मिक्सिंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्टिविटी है आपकी ना, ये एक्टिविटी काफी अच्छी है और थोड़ा टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। चलिए हम इसको वन बाय वन लाइन आपको क्लियर करके समझाते हैं ये एक्टिविटी कैसे है, इसमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कह रहा है एक्टिविटी 5.7, ठीक है, टू बी डिटरमिन्ड, ठीक है। डिजॉल्व अबाउट टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट जो है उसको क्या करना है, एक कप लेना है जो लेबोरेटरी कप होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसमें हाफ कप क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए गिलास में, और उसमें हमें 1 टीस्पून क्या डालना चाहिए? हमें डालना चाहिए कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल और नीला थोथा भी बोलते हैं, ठीक। अब आगे क्या करना है? इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर इन मिक्स टम्बल और बीकर, ठीक है, जो लेबोरेटरी में होता है जो ट्रांसपेरेंट गिलास होती है उसमें हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे हाफ उसमें, और उसमें कॉपर सल्फेट को उसमें मिक्स करते हैं, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसमें फ्यू ड्रॉप, कुछ ड्रॉप उसमें क्या करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे सोल्यूशन में, ठीक है। यू शुड गेट ब्लू कलर सोल्यूशन। अब हमें सोल्यूशन कैसा मिलेगा? ब्लू कलर का मिलेगा, ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर। अब जो सोल्यूशन उसका कुछ पार्ट जो है दूसरे ग्लास में रख लीजिए। इससे क्या होगा? जब हम एक्सपेरिमेंट और आगे करेंगे तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या चेंजेस आए हैं कलर में, क्या क्या चीजें डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। अब देखो वेट फॉर हाफ ड्रॉप ऑफ, अब उसमें क्या करना है? ड्रॉप ऑफ नेम और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सोल्यूशन। अब जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसमें हमें क्या करना है? या तो ब्लेड डाल दीजिए या तो आयरन का नेल डालिए, कांटी डाल दीजिए, आयरन नेल डाल दीजिए। इससे क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट है वो आयरन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? उसमें उसका या तो कलर चेंज होगा या तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होगा। तो एक तरह से दिखाएगा कि कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, ठीक है। आइए ड्रॉप नेल और यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, मतलब आधा घंटा या 1 घंटा फिर इंतजार करिए, फिर ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का जो कलर है उसको क्या करिए? ऑब्जर्व करिए। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सेम सॉल्यूशन सेम सेपरेट। अब जो हम पहले सॉल्यूशन बनाए थे ब्लू वाला, अब उसके साथ कंपेयर करिए क्या डिफरेंस आया। चलिए और अच्छे से देखते हैं और अब फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फिगर से हमें और अच्छे से क्लियर होता है चीज। चलिए अब देखिए इसमें क्या है? इसमें ये एक क्या है? ये एक लेबोरेटरी ग्लास है, मान लीजिए ग्लास है, टम्बलर कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट है। इसमें क्या है? इसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला जो ब्लू कलर का है,
ठीक है, ब्लू कलर का है। ठीक, अब ब्लू कलर का है, अब इसमें मैंने क्या, इसमें या तो आप आयरन नेल डाल दीजिए या तो फिर इसमें वो डाल दीजिए, क्या कहते हैं, ब्लेड डाल दीजिए। तो इसमें क्या होगा, ये कॉपर, ये जो कॉपर सल्फेट है ये क्या करेगा, जब हम इसमें ब्लेड डाल देंगे तो ये ब्लेड डालने पे आयरन Fe के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। सल्फेट बनाएगा तो जो इसका कलर ब्लू है, ब्लू से क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। इसमें यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। और ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम ब्लेड डाले थे आयरन का या तो हम नेल डालेंगे तो उसके साथ कॉपर सल्फेट के रिएक्शन के कारण ये चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? यस, टेक आउट द नेल और द ब्लेड, अब निकालिए उसको। हैज इट चेंज इन एनी वे, कैसे चेंज? अब देखिए मेन पॉइंट देखिए, अब इसमें क्या है, कैच द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू, किसके कारण है, टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ठीक है, यही मैंने बताया कि ये चेंजेस किसके कारण हुआ, जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन का कोई चीज डाले उससे क्या हुआ, वो रिएक्ट कर गया। ठीक है, तो यही इसी कारण हमको चेंज देखने को मिला और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, केमिकल चेंजेस हुए, तो उसमें क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। अभी क्या हुआ, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, किसके कारण, सॉल्यूशन का ब्लू कलर से ग्रीन हो गया। अब ठीक है, अब देखिए कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, किस जो सॉल्यूशन का कलर बताया था आपको, ब्लू से क्या हुआ, ग्रीन हो गया। किसके कारण हो गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। जब रिएक्ट किया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। और इसमें क्या हो गया, कैच, इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, कैच करने वाली चीजें क्या है, फॉर्मेशन। और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए, द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। अब जो क्या है, द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन, अब जो आयरन नेल है उस पे क्या हुआ, ब्राउन डिपॉजिट हो गया, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक, अनदर न्यू सब्सटेंस वी राइट। हाँ, अब रिएक्शन से हम समझते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया होगा। रिएक्शन से हम और अच्छे से समझने का इसको प्रयास करेंगे। वी कैन राइट द रिएक्शन। अब देखिए कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ठीक है, जो ब्लू कलर का था, इसको ये किससे रिएक्शन किया, आयरन के साथ रिएक्ट किया। आयरन के साथ रिएक्ट करने के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का, और जो उसका कलर क्या था, ग्रीन कलर था। ठीक है, और प्लस कॉपर जो था वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, बस इसमें यही है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी के बारे में हम देखते हैं। देखिए, टेक अ टीस्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक विनेगर होता है जो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, उसको क्या करिए, एक टीस्पून टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसमें ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट। उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। ठीक है, you would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out। अब क्या करेंगे, जैसे हिसिंग साउंड सी की आवाज सुनेंगे और उसमें से क्या होगा, बबल जो है, बबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर। अब क्या होगा ना, जैसे उसको डालेंगे फिर गैस को जो होगा उसमें CO2 होगा, उसको पास करेंगे लाइम वाटर में और फिर देखेंगे क्या चेंजेस हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू द लाइम वाटर। अब लाइम वाटर से क्या हैपन होगा, चलिए ठीक है। अब क्या होगा देखिए,
देखिए द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। विनेगर है एसिटिक एसिड है, इक्वेशन के माध्यम से विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है, और बेकिंग सोडा जो है उसको हम और के नाम से क्या जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब दोनों को रिएक्ट किए, रिएक्ट से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और अदर सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस और इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। आगे हम देखते हैं इसका क्या होता है। अब देखिए दो टेस्ट ट्यूब है, दो टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा डालेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, विनेगर डालेंगे और प्लस एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे। उसको डालने के बाद क्या ऊपर से हम सील कर देंगे। ठीक है, और इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर है। ठीक है, इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर है। ठीक है, अब यहाँ से सील करने के बाद हम यहाँ से एक पाइप के माध्यम से इसमें जो CO2 का ट्रांसफर करा देंगे, क्योंकि जब ये विनेगर में बेकिंग सोडा डालेंगे तो CO2 निकलेगा और ये ट्रांसफर करा देंगे लाइम वाटर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ठीक है, आइए यही समझते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस लाइम वाटर, देखिए लाइम वाटर प्लस CO2। ठीक है, दोनों क्या किए, रिएक्ट किए तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का फॉर्मेशन हुआ और साथ में वाटर वेपर निकला। ठीक, समझ में आया। अब देखिए when carbon dioxide is passed through lime water calcium carbonate is formed। सही सी बात है। जब लाइम, देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम, जब उस पाइप से कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराया गया तो किसका, लाइम वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मेड, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ विच मेक लाइम वाटर मिल्की। और जो लाइम वाटर का कलर था उसको कौन कैसा बना दिया, मिल्की बना दिया। ठीक है, ठीक ठीक। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी होगा कि वो कैसे वाटर, लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। ठीक है, अब इसको हम क्लास चैप्टर 6 जो है उसमें और भी इसके बारे में और जानकारी पढ़िए, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है। ठीक है, और डिटेल में उसको बताएंगे चैप्टर 6 में। ठीक है, चलिए इन एक्टिविटी 5.6 5.8 यू saw that in each changes one or more new substances were formed। अब देखिए एक्टिविटी 5.6 और 5.8 में हम लोग ने क्या देखा है कि वन और मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो केमिकल चेंज में यही होता है, या तो एक सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा या तो मोर देन वन सब्सटेंस फॉर्म होगा, यही है केमिकल चेंज। ठीक है, फॉलो इट। ठीक है, इन एक्टिविटी 5.6 the ash was the new substance formed when magnesium was burned in the air। ठीक है, इन देखिए अब क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जब मैग्नीशियम को बर्न किए तो एज होता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म, केमिकल चेंज। in activity 5.6 the reaction of copper sulfate with iron produce iron sulfate and copper both of these are new substance। ठीक है, यही बता रहा है कि जितने भी हमने एक्टिविटी किया वो केमिकल चेंज था, क्योंकि उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, सीधी बात। चलिए both of these are new substance। copper was deposited on the shaving blade of iron in activity 5.8 vinegar and baking soda together produce carbon dioxide which turn lime water milky। पढ़ चुके हम लोग। Can you name the new substance formed in this reaction। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए ये बताया है केमिकल चेंज का। अब यहाँ पे देखिए, अब इतना समझने के बाद, एक्सपेरिमेंट देखने के बाद, एक्टिविटी समझने के बाद, अब हम लोग केमिकल चेंज जो है उसके डिफिनीशन को पढ़ेंगे और बहुत आसान भाषा में उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए a change in which one or more new substance are formed is called a chemical change। देखिए अभी तक तो हम लोग यही देख रहे थे कि जितना भी हमने केमिकल चेंज देखा उसमें एक या एक से अधिक ही सब्सटेंस फॉर्म हो रहा था।
तो उसमें वो क्या था, केमिकल चेंज था। और उस पे डिफिनीशन में भी ये दिया गया कि अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ठीक, अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल चेंज होता है उसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, केमिकल चेंज के उसको केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल चेंज जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो भी नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो रिजल्ट है केमिकल चेंज का ही। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, रीपिंग ऑफ fruit, fermentation of grape, etc. happen due to a series of chemical change. A medicine is the product of this chemical change. देखिए, जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल चेंज का ही एक भाग होते हैं, केमिकल चेंज का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो हम रिस्पायरेशन लेते करते हैं वो भी क्या है, केमिकल चेंज। जो हमारा डाइजेशन होता है वो भी केमिकल चेंज है। जो फ्रूट मतलब फ्रूट में जो चेंज हो जाता है, पक जाते हैं फ्रूट, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक, ठीक है। और मान लीजिए जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है वो भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, वही चीज इसमें बताया गया है, वही चीज इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि देखिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ मतलब वो होता है, मतलब आपको क्या मिलेगा, संकेत मिलेगा कि इसमें फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है। देखिए जैसे फिजिकल चेंज में क्या होता था, सब्सटेंस वही रहता था, ठीक है, लेकिन उसकी क्या शेप में परिवर्तन हो जाता था, स्टेट में परिवर्तन हो जाता था। ठीक है, और सारी चीजें थी। ठीक है, बाकी जो केमिकल चेंज है उसमें क्या होता था, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। चलिए आइए देखते हैं। केमिकल चेंज होगा तो हीट रिलीज होगा, लाइट रिलीज होगी एंड रेडिएशन रिलीज होगा। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा, स्मेल आएगी। अब से क्या है, जैसे अब मैग्नीशियम लीवर को बंद किया तो उसमें बंद करने के बाद आपको स्मेल आएगी, अलग तरह की स्मेल प्रोड्यूस होगी, तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, गैस में भी फॉर्मेट, जब इसे आप कोई एक्सपेरिमेंट केमिकल रिएक्शन करें तो उसमें गैस निकलेगा तो उसका क्या फॉर्म होगा, गैस का फॉर्मेशन होगा, तो वो क्या उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ये सब सारे केमिकल चेंज के संकेत हैं और आप करेंगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी केमिकल चेंज। ठीक है, देखिए you saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change, burning of coal wood leaf is also a chemical change. ठीक है, in fact burning of any substance is a chemical change, burning is always a chemical and production of heat. ठीक है, वही है, मतलब आप किसी चीज को अगर केमिकल चेंज कर रहे हैं तो उसमें आपको यही संकेत मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, हीट रिलीज होगी, या तो लाइट रिलीज होगी, या तो रेडिएशन रिलीज होगा, या तो साउंड प्रोड्यूस होगा, या तो क्या स्मेल आपको अलग अलग तरीके की आएगी। ठीक है, न्यू स्मेल आपको मिलेगा, कलर चेंज मिलेगा, गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and ambient gases that pollute the atmosphere. That is why our advice not to play with the fire. अब देखिए, जो भी आप पटाखा छोड़ते हैं, जैसे जो पटाखा की दिवाली, अब दिवाली आ भी रहा है, अब आप पटाखा छोड़ेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, जैसे आप पटाखा जहां छोड़ते हैं उसमें क्या आपको हीट निकलेगा, उसमें से लाइट निकलेगा, साउंड निकलेगा। ठीक है, अनप्लीजेंट गैसेस निकलेंगी जो जो क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो ये फायर वर्क जो है एक प्रकार का क्या है, केमिकल चेंज है, वही इसमें बताना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें बता दें केमिकल चेंज के बारे में, सारी चीजें हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। बाकी आप लोग एक बार रीड करिएगा, कहीं भी कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से तुरंत पूछेगा, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे।
देखिए ये अप्रोटेक्टिव शील्ड, अप्रोटेक्टिव शील्ड का मतलब है इसमें ओजोन लेयर का बात किया गया, ठीक है। जो ओजोन लेयर है वो जो हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर चारों तरफ, ठीक है, उसमें एक लेयर पाया जाता है जिसका नाम है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज हमारे सन से हमारे पृथ्वी पे आती है उसको वो रोक देता है, ठीक है। कैसे रोक देता है अभी आगे बताते हैं, ठीक है। इसमें दिया नहीं लेकिन थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो और डीप में उसे एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि अब हमारे अर्थ है, ठीक है। अब हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर जो है उसमें एक लेयर पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ओजोन O3, ओजोन को O3 लेयर भी कहते हैं, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट रेज सन से हमारे पृथ्वी पे आता है, ठीक है। तो ये जो O3 लेयर है, ओजोन लेयर है, वो क्या करता है, उसको वही रोक देता है जिससे वो हमारे पृथ्वी पे नहीं आता है, ठीक है। और जो यूवी रेज है वो स्किन के लिए हार्मफुल होता है, उससे कैंसर जैसी बीमारियां होती है और बहुत सारे डिजीज होते हैं जो ह्यूमन, एनिमल और भी लिविंग थिंग के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए ये अर्थ, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है आपका, ठीक है, अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, ओजोन लेयर है, ठीक है। इसको ओजोन लेयर क्या करते हैं, O3 भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए सन है, ठीक है। अब सन से क्या है, सन से यूवी रेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यूवी रेज यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, यूवी रेज जब इससे टकराएगा तो ओजोन क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। ओजोन क्या होता है, ओजोन होता है आपका O3 होता है। जब यूवी रेज इसको टकराएगा, इससे टकराएगा तो ये O2 प्लस O में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाए तो ओजोन का जो यूवी रेज का प्रभाव है वहीं पे ओजोन लेयर पे ही समाप्त हो जाएगा और वो हमारे पृथ्वी पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। यही है, बाकी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो इसको और डेप्थ में पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी समझने के लिए इतना समझिए आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां तक आपका देखिए, आपका फिजिकल चेंज कंप्लीट हो गया, केमिकल चेंज कंप्लीट हो गया। अब आपका बचा है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो वो पार्ट मतलब ये पार्ट 1 बना चुके हैं, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 जो वीडियो बनाएंगे उसमें ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी का 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको चैप्टर से या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से या जो मैंने समझाया उसमें कोई भी डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू।